नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात और आज का मुद्दा है साइबर ठग, सतर्कता और सावधानी। जी हां, इस वक्त देश में साइबर अपराध तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना काल में ये 2 गुना हो चुका है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले अब हैरत में डालने लगे हैं। साल 2018 में हम आपको बता दें कि साइबर क्राइम के 18,732 मामले दर्ज किए गए। साल 2019 में साइबर क्राइम में से 30,729 आईटी कानून के तहत दर्ज किए गए, जबकि 2020 में 6,333 शिकायतें दर्ज हुई और 420 एफआईआर हुई। उत्तराखंड में तेजी से हम आपको बता दें कि ये साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन ठगी में देहरादून जो है पूरे देश में 5वें नंबर पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पोर्टल साइबर सेफ की ये रिपोर्ट बताती है कि किस तेजी से फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टिंडर पर ये अपराधी जो हैं अपने शिकार ढूंढते हैं। राजस्थान से 2 आरोपी हाल ही में और हरियाणा से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिलाओं के नाम से भी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवाओं से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। बालाघाट में 20 करोड़ की साइबर ठगी हाल ही में पकड़ी गई है। 8 आरोपी वहां गिरफ्तार किए गए। 18 राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था इन साइबर ठगों का। देश में साइबर अपराध अब तेजी से पैर पसार रहा है और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस वक्त कोरोना काल में जब पूरा देश स्तब्ध था, डरा हुआ था, ऐसे में साइबर अपराधियों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने जाल में लोगों को फंसाकर लोगों के साथ ठगी की। सिर्फ लोगों को ठगना, उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेना ही काफी नहीं है। साइबर ठग अलग अलग पैतरे जो हैं आजमा रहे हैं। आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं ये। सोशल साइट्स पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करना, शिकार ढूंढना, लॉटरी जैसी चीजों का लालच देकर लोगों से पैसे निकलवा लेना, ये सारे तौर तरीके इन साइबर ठगों के हैं और इनका जो जाल है अब पूरे देश में बिछ चुका है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए। चेतन सिंह हैं, बीजेपी नेता हैं। चेतन सिंह जी, आपका स्वागत। सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार जी। और अमित तावरे हैं, कांग्रेस नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये एक ऐसा विषय है चेतन जी जो राजनीति से कहीं तक इसका संबंध नहीं है, ये अपराध का मामला है, लेकिन जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हर किस्म के अपराध पर नकेल लगाई जा सके। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को ठगने का काम ये साइबर ठग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये मामले रुकेंगे और लोगों को कितनी जरूरत है सतर्क रहने की, और सरकारों की क्या भूमिका होना चाहिए साइबर ठगों के गिरबान तक हाथ पहुंचे पुलिस के? जी देखिए अविनाश जी, हमारे देश में साइबर क्राइम करना और उससे बचना बहुत ईजी है जी। हर घंटे में सिम चेंज हो जाती है, हर घंटे में नंबर चेंज हो जाता है जी। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे आप जैसे लोगों ने भी साइबर को जो इस तरह की ठगी करते हैं, जब हमने उनसे बात की, मैंने तो जिनसे बात किया वो झारखंड के लड़के थे जी। वो कहते सर आप हमें नहीं पकड़ सकते, बोले हमारा गांव का गांव पूरा यही काम करता है जी। हमने उनको ऐसे कहा भाई आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते, बोले सरकारों के पास रोजगार नहीं, और इससे बोले अच्छा रोजगार कहाँ मिलेगा, बोले हम तो टारगेट करके काम करते हैं जी। तो जिस सिस्टम पर सरकारें काम कर रही हैं, मैं किसी भी सरकार को दोष नहीं दे रहा, लेकिन देश हमारा है जी। तो जिस सिस्टम पर सरकारें काम कर रही हैं, मान लीजिए आज आविष्कार के कारण हम विनाश के भी कहीं ना कहीं शिकार तो हो ही रहे हैं ना जी। हमारा फेसबुक है, हमारा ट्विटर है, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग है, हमारे ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स हैं जी। जब हम हमारे इन अकाउंट्स की इन हैकरों से हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम जनता को इस तरह की सुविधाएं देते क्यों हैं? जी। आज भी अगर हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसा है, मान लीजिए कोई भी साइबर ठग करके उसका पैसा निकाले तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं,
जी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से ही ये सारी चीजें निकल करके जाती हैं, जी जो एक आसान शिकार बनते हैं। जी हिंदुस्तान में करोड़ों उपभोक्ता हैं जिनको इन बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल और कोई ना कोई उनसे किसी का ओटीपी नंबर ले लेता है, किसी का बैंक मैनेजर बन करके खाता नंबर ले लेता है। और हद तो साहब तब हो जाती है जी जब राजस्थान से कोई फोन करके कहता है कि क्यों आपका नाम फलाना है, आपका ढिमका, आपने इस तरह से किया है। जी। और अगर हम हमारे संबंधित थाने को सूचना देते हैं तो वो थाना भी हाथ बांध करके बैठा रहता है। जी तो कहीं ना या कहीं यूं कहें हम कि हमारी जो टीम है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो संसाधन है, उनसे कहीं एक कदम आगे ये साइबर अपराधी हैं। और दूसरी बात, आपने अभी जिस तरह से बताया चेतन जी, ये एक संगठन अपराध की तरफ जो है जा रहा है ये मामला, आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी संगठित अपराध के लिए जा नहीं रहा, संगठित अपराध है। जी और अपराधी खुलेआम अपराध करता है, डंके की चोट पर करता है। हमारी पुलिस, हमारी साइबर पुलिस और ये सब ये नहीं पकड़ पाते भैया। जी ये ठीक है, दो चार कहीं किसी के हाथ लग गए, जो भी कुछ हो। जी सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारा सिस्टम करप्ट है। जी अगर सिस्टम करप्ट नहीं होगा तो माफ करना, जितना हमारा अपना पुलिस फोर्स है, जी हम इस पर ही 0% पर क्राइम ला करके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल है नीति और नियत का है। कभी ब्यूरोक्रेट्स भटक जाता तो कभी डेमोक्रेट्स भटक जाता है। कानून तो बन गया है, किताबों में लिखा है, पढ़ते रहिए आप उसको। चेतन जी, बड़ी बेबाकी से आप ये बात कह रहे हैं बहुत। एक सेकंड जी, अभी आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप ओपन अदालत लगा दीजिए कि कितने लोगों ने साइबर क्राइम में इस तरह की घटनाओं के आवेदन दिए, कितने लोगों ने कंप्लेंट्स किए और कितने पर इन पुलिस के लोगों ने, साइबर अपराधियों ने या क्राइम ब्रांच ने या संबंधित थानों ने कार्रवाई की है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी चेतन जी, आपके पास लौटूंगा। अमित जी क्या कहेंगे? चेतन जी ने बड़ी बेबाकी से बोला कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। यदि हम सिस्टम से भ्रष्टाचार को दूर कर पाए तो बहुत बड़ी जंग जीत सकते हैं। और यही वजह है कि आज साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि तमाम मामले पकड़े भी जाते हैं, उसके बावजूद भी एक संगठित अपराध के रूप में ये साइबर क्राइम का खेल खेला जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, चेतन भाई की बात से मैं सहमत हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इसका। अमित, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो बेहतर आवाज आएगी। जी, मैं बोल रहा हूँ कि चेतन भाई ने बिल्कुल सही कहा है। जी, और चूंकि इस तरीके के अपराध के लिए भारत एक बहुत बड़ा उनके लिए वो है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है, आप देखिए, वो जितना इंटरनेट भारत में यूज किया जाता है, तो सबसे बड़ा मार्केट इन लोगों के लिए जो है भारत जैसे देश है। जी। और साइबर अपराध जो है वो एक तो वो होता है जिसमें आप कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरीके के अपराधों में हैकिंग होती है, वायरस होते हैं। जी। उस तरीके से आप पूरा मतलब देशों की रक्षा से जुड़े मामले होते हैं। जी। और दूसरा एक जो होता है कि जिसमें कंप्यूटर को एक हथियार बना के उसका उपयोग किया जाता है। इसमें चाहे हम क्रेडिट कार्ड की बात कर लें, धोखाधड़ी की बात कर लें, किसी भी तरीके जिस तरीके का। और एक जिस तरीके से चेतन भाई ने बोला कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये अपराध एक ऐसा अपराध है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है अपराध, जिसको इंटरनेट की पूरी जानकारी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है अमित कि ये जो अपराधी हैं ये बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये आम अपराधी नहीं। और दूसरी बात तो ये भी है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, काम धंधे नहीं रहेंगे, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपराध के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। पहले भी होता रहा है, लेकिन अब एक नया टूल मिल गया है उनको साइबर अपराध करने का। जी भाई, आप इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात है जी, युवाओं को कहाँ से प्रेरणा मिलती है। हम हमारे सिनेमा जगत में यदि हम देखें तो धूम पिक्चर एक आती है, धूम 1, धूम 2, धूम 3 जी, उसमें तरह तरह की ये सब चीजें बताई जाती हैं कि किस तरीके से अपराध करने के उसमें तरीके हैं, सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि युवाओं में इस तरीके की जो चीजें बढ़ रही हैं जी, और पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो एक उससे आगे ही रहता है सरकार से। और मैं जैसे चेतन भाई बहुत सारी चीजें, तो हमें एक बात ये भी है कि बहुत ठीक है, बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात लोग करते हैं, लेकिन यही चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है
इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। अमित, आपके पास लौटूंगा। खिलावन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करा सरकारों ने पिछले सालों में, पिछले दशकों में, जिस तरह से फैलाव हुआ कि हम घर घर जो है कंप्यूटर पहुंचा रहे हैं और मोबाइल के थ्रू जो है इंटरनेट का जो है एक बहुत बड़ा हथियार लोगों को पकड़ा दिया है, तो सिर्फ इसके एक ही दुष्प्रभाव नहीं है कि साइबर ठगी हो रही है या ब्लैकमेलिंग इस तरह से लोग कर रहे हैं, बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आपको लगता नहीं कि एक ऐसी चीज हमने अनजाने में या जानकर अपने बच्चों को, युवाओं के हाथ में थमा दी है, जिससे जरूरी नहीं है कि उन्हें उतना उनके लिए जरूरी था कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ही ये तमाम चीजें होती तो ज्यादा बेहतर रहता। अब हर हाथ में एक कंप्यूटर है मोबाइल के थ्रू, और जैसा जो चाहे, जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी बहुत बड़ा कारण है कि साइबर अपराध हमारे देश में अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग इसका शिकार ना होते हो। क्या कहेंगे? बात यही कहना चाहता हूँ कि किस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, इस पर हम नहीं जा रहे हैं जी, क्योंकि हम सबको मालूम है, दर्शकों को भी मालूम है, आपके न्यूज वर्ग के दर्शकों को किस तरह के देश में साइबर क्राइम हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए किस तरह के काम किए जाने चाहिए, इस पर बहुत गहन चर्चा की जरूरत है। और चेतन जी ने बहुत अच्छी बात कही, चेतन जी का स्वागत करता हूँ इस मामले में। उनने कहा कि जो हम रिपोर्ट करते हैं, जो हम शिकायत करते हैं, उन शिकायतों में कितने शिकायतों का निराकरण हो पाता है, यह देखने की बात है जी। देखिए, रोज ठगी के मामले आ रहे हैं, साइबर ठगी के मामले रोज आ रहे हैं जी। चाहे वो फोन पे हो, चाहे एटीएम कार्ड पे हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पे हो, और फेक आईडी बना करके आज आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, नेताओं के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि इन सब पर नियंत्रण के लिए जो साइबर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अपराध है, हमने उसका रोक लगाने के लिए सरकार के प्रयास जो है बहुत नाकाफी है जी। बहुत सारे संसाधन, ये कहा जाए कि इनिशियल स्टेज पर है तैयारी जी। तो लेकिन आज हमारे साइबर सेल है, उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट, इस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से सूचना और प्रौद्योगिकी को निरंतर लगातार वो विकास दे रहे हैं, लगातार उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज ऑनलाइन पढ़ाई तक हो रही है, आज ऑनलाइन पेमेंट तक हो रही है। अब मुझे लगता है ऑनलाइन बिजनेस हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। सब कुछ जो है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर हो रही है। लेकिन इसमें जो अपराध है, उसमें जो लूप होल है, जिसका लाभ बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपराधी उठा रहे हैं, उस पर नियंत्रण के लिए बहुत सारे संसाधन की जरूरत है। और ये संसाधन नहीं है, सरकार के बहुत गंभीर प्रयासों की जरूरत है, लेकिन सरकार बहुत गंभीर नहीं है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिनियम बने, 2000 में बने सबसे पहले, उसके बाद लगातार उसमें संशोधन होता रहा। मुझे लगता है कि सिर्फ कानून बनाने देने से, उसमें संशोधन करा देने से कोई समस्या का हल नहीं हो पाएगा। उसके लिए सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साइबर जो सेल है उसको ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराए, और गंभीरता से इस तरह के अपराध को लें। समाज की भी आवश्यकता है जी। हमें साइबर क्राइम से किस तरह से बचना चाहिए जी, साइबर ठगी से किस तरह से बचना चाहिए। साइबर हमको लेकर के जो साइबर क्राइम किए जा रहे हैं उससे किस तरह बचना चाहिए, इस तरह के अवेयरनेस हम सब में जरूरत है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है और जरूरत संसाधन जुटाने की भी है, और इस मामले को बहुत गंभीरता से सरकारें लें और इसके लिए एक बजट का प्रावधान हो बेहतर, ताकि ये इन मामलों पर रोक लगाई जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके। चेतन जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत जल्दी ही अपने बच्चों को, अपने युवाओं को वो तमाम चीजें ये कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल पर, ये नेटवर्क के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रचार प्रसार के
लिए हम लोग ने जितना काम किया, बहुत ऐसी चीजें भी उनके हाथ में थमा दी हैं जो उनके लिए गैर जरूरी थी, और इन्हीं सब चीजों का फायदा कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर के पीछे छिपे अदृश्य साइबर क्रिमिनल्स जो कहेंगे जिन्हें, वो इनका फायदा उठाते हैं। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे सिस्टम के पास भी, हमारी पुलिस के पास भी उतने संसाधन नहीं है। 2 कदम वो और आगे चलकर जो है ठगी का शिकार बना रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और तरह तरह के और संगीन अपराध भी इस मामले में सामने आने लगे हैं। क्या कहेंगे चेतन जी, सुन पा रहे हैं मैं? हाँ, मेरी बात आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। मैंने आज से साल पहले का मामला है, ऐसी ठगी का मामला है। फोन मेरे पास जो आया था तब मैंने ऐसे अपने हिसाब से उसको 6-7 दिन लिंग हैरान करके सारी बातों को मैं ट्रेस किया था। तो कुछ फोन झारखंड के थे, कुछ बिहार के थे, कुछ यूपी, एक पूरा इनका संगठित नेटवर्क है, गिरोह था। अभी आपने जो हमारे बच्चों को समय से पहले जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही, तो समय काल परिस्थितियां तो अभी इस तरह की कोरोना को लेकर के हैं कि जिसके कारण न चाहते हुए भी बच्चों को हाथ में इस तरह के संसाधन हमको देने पड़े। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं हम गेम्स से, बाकी सब चीजों से बहुत दूर ले जा रहे हैं। और हमारा बच्चा न आवश्यकता होने के बाद भी दिन रात कभी टीवी पर, तो कभी लैपटॉप पर, तो कभी मोबाइल पर, कभी चैट। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और ये जिस खतरनाक मार्ग पर जो जा रहे हैं, तो इसकी कीमत आज नहीं तो कल देश को भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जो अगर हमारी जनरेशन खराब होगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव देश पर पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें अविनाश जी, इतना समय नहीं है कि अपन इस पर एक बात और भी है, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो चकाचौंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए युवाओं को दिखाई जाती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हों या आधुनिक संसाधन हो, कपड़े हो, गहने हो, तमाम चीजें थी, इन सब की पाने की लालसा भी जो है एक बहुत जो तीव्रता से बाजारवाद ने भी इसको बहुत बढ़ावा दिया है। और उन सब चीजों को हासिल करने के लिए भी जो है युवा पैसा कमाने का आसान जरिया ढूंढ रहे हैं, और साइबर अपराध उन्हें एक बहुत अच्छा विकल्प इसका नजर आता है, और इस वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे अविनाश जी? हमारे देश के व्यापार की, छोटे छोटे उद्योग की, छोटे छोटे दुकानों की दुर्दशा का कारण ही ऑनलाइन शॉपिंग है जी। और इस ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे लोगों को नकारा बना दिया है। ये तो उन देशों में ठीक था जहाँ पर काम करने वाले हैंड्स नहीं है। अरे यहाँ तो इतने हैंड्स हैं कि उनको संभालना मुश्किल पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो वो क्राइम की तरफ जाते हैं। वो क्राइम करके भी वो कहीं ना कहीं से अपने हसरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी विकृतियां हैं हमारे समाज में, और इन विकृतियों से अगर हमको निकलना है तो निश्चित रूप से एक कोई ना कोई एक अच्छी नीति का निर्धारण करके सारे देश में हमको लागू करना पड़ेगा। और नहीं तो आने वाले समय में हम पुनः इस बात के लिए तैयार रहें कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है वो अराजकता की ओर जा रही है। इसको रोक सकते हैं तो हम रोक लें, रोकने का सही वक्त अगर कभी है तो वो अभी है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, आपसे पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता ये एक मामला पूरे समाज को बचाने का है और लोगों को जागरूक करने का ये मामला है, जहां कई तरह की जो युवा हैं जो अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं, उनमें किस तरह से ये विकृति पैदा हो रही है, उसे भी रोकना है, अपराधों को भी रोकना है, और अपराध से कैसे बचा जाए इसको लेकर भी लोगों को भी जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो आपको नहीं लगता कि सरकारें किसी की भी हों, लेकिन एक समन्वित प्रयास से यदि पहल की जाए, राजनीतिक भेदभाव या विरोध को छोड़कर यदि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि सब मिलकर समन्वित प्रयास करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है? क्या कहेंगे अमित? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे किसी की भी सरकार हो, हमारी हो, चेतन भाई की हो, कोई भी सरकार हो, वो अपनी तरफ से प्रयास करती है। चाहे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात करें या राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो कि 2013 में जारी की गई थी की बात करें, जिसमें 2 वर्ष उम्र कैद, दंड, जुर्माना सभी चीजों का प्रावधान था। लेकिन इसके तहत आखिर कितने अपराधियों तक हम पहुंच पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जैसा कि आपने कहा है कि युवाओं को इससे दूर रखने का बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एक युवाओं में जो कम समय में अधिक पाने की जो चाहत आजकल बढ़ रही है, वो उनके लिए भी नुकसानदेह है। और जितना इसको लेकर भी एक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक युवा ही हूँ और युवाओं के बीच जब मैं बैठता हूँ तो कहीं अमित, बहुत जरूरी है कि इस तरह की मुहिम छेड़ी जाए
और लोगों को जागरूक भी किया जाए, सरकारें भी इस बात को माने कि हमारी कोशिशें हैं, हमारे पास जो संसाधन है वो नाकाफी हैं और इसके लिए अब बजट में भी एक अच्छा प्रावधान करने की जरूरत है ताकि पुलिस को वो तमाम हाईटेक इक्विपमेंट्स मिल सकें ताकि वो एक कदम अपराधियों से आगे जाकर उनके गिरबान पर हाथ डाल सके। बहुत अभी खिलावन चंद्राकर जी से भी मैं अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। खिलावन जी, क्या नहीं लगता आपको कि ये जो पूरा मामला है इसमें किस तरह से सरकारें सामने आए, और सबसे बड़ी बात तो समस्या ये है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आज मोबाइल कंप्यूटर ये हमारी इतनी जरूरत बन गया कि दिनचर्या में शामिल हो चुका है, हम इससे दूर भी नहीं रह सकते, लेकिन हम बचें कैसे कि हम अपराधियों के चंगुल में ना फंस सकें। इसके लिए क्या लगता है आपको कि किस तरह कि हमें भी अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए, हमें भी सतर्क रहना चाहिए, और जो भी यदि बैंक हैं या जहां से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या जो तमाम ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उनको भी किस तरह से अपने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को इन सब से बचाने के लिए तैयारी करना चाहिए, उस तरह की चीजें बताना चाहिए ताकि भ्रम में ना पड़े, किसी के जाल में ना फंसे। तो अब एक नए सिरे से नई कवायद की जरूरत महसूस होने लगी है, क्या कहेंगे? अविनाश जी, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि चार पक्षों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। चार पक्ष, पहली पार्टी है खुद जिसके खिलाफ क्राइम होते हैं, अर्थात आम जनता, अर्थात हम सबको कई साइबर क्राइम के प्रति बहुत सजग होने की जरूरत है। किस तरह के पोल्स जो है, ब्लू पोल्स हैं, किस तरह से पिछले दरवाजे के जो रास्ते हैं उनके जो छेद हैं उन सबको पैक करने की जरूरत हमारी है। हमको अवेयरनेस लाना पड़ेगा इसके प्रति, ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता ये है कि हम जो सूचना प्रौद्योगिकी नीति है हमारे सरकार की, भारत सरकार की, उसमें मुझे लगता है, मैं अध्ययन आधा अधूरा अध्ययन होगा मेरा, बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया हूं इस पर, लेकिन मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के नीति है हमारी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। हाँ, जैसे अभी आईटी कानूनों में कुछ बदलाव हुए चंद्राकर जी, आपने भी और हमने देखे, ताकि जो सोशल साइट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, उन पर जो है अंकुश लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रावधानों की जरूरत है। जी अविनाश जी, कल ट्विटर ने साफ कह दिया जी, हमारा जो नियम है हम उसका पालन करेंगे, अर्थात भारत सरकार को उसने आईना दिखाया जी, और हर सरकार को आईना दिखाएंगे ऐसे संस्थान। तो मुझे लगता है बिल्कुल, और सूचना नीति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कानून अलग है और नीति अलग है। कानून जो बनाए जा रहे हैं, मैंने पहले जब आपने पूछा था तब बोला था कि बताया था मैंने, उसमें बहुत सारे संशोधन की जरूरत है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है, और नए सिरे से इस मामले में सरकारों को सोचना होगा, क्योंकि अब ये घरों तक पहुंच गए अपराधी लोगों के, और कब कैसा कौन महाठग आपको ठग के चला जाए, बड़ी चिंता की बात हो गई है। लेकिन जरूरत यह है कि हमें भी सतर्क रहना है, सरकारें भी इस दिशा में काम करें, और एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा पाएं तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राकर जी आपका हमसे चर्चा के लिए। अमित, बहुत शुक्रिया आपका। चेतन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और अपने बेबाकी से जिस तरह से आपने बात कही, उम्मीद की जाना चाहिए कि हमारे पूरे सिस्टम में इन सब चीज़ों को लेकर नए बदलाव आए, कड़े प्रावधान बने, कड़े कानून बने, ताकि इस तरह के अपराधों की रोकथाम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आज की बात में